साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका इम्पैक्ट क्लासेस में। आज हम लोग पॉलिटी का सेक्शनल टेस्ट देखेंगे, जिसमें पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन होंगे, जिसमें सबसे पहले संघ एवं राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्य से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल इम्पैक्ट क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जिसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। और हम लोग बात करें तो भारतीय संविधान का जो भाग 1 है उसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में कहा गया है। और पहले अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह नए राज्यों का प्रवेश भारतीय संघ में कर सकती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अनुच्छेद 2 में संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह नए राज्यों का प्रवेश भारतीय संघ में कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा कह रहा है कि निम्न कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन जो है नए राज्यों के निर्माण की शक्ति संसद में निहित है, तो ये बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 2 के अंतर्गत संसद चाहे तो नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। दूसरा जो कह रहा है कि ऐसी कोई भी विधेयक जो नए राज्यों के निर्माण से संबंधित राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना संसद के पटल पर नहीं रखा जा सकता, तो ये भी बिल्कुल सही है। पहले राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही संसद के पटल पर इसको रखा जाता है। तीसरा कह रहा है कि ऐसा कोई भी विधेयक जो नए राज्यों के निर्माण से संबंधित है कम से कम भारत के आधे राज्यों का अनुमोदन की आवश्यकता है, तो ये गलत है। नए राज्यों के जो निर्माण में बिल्कुल साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण किया जा सकता है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। 1 और 2 सही है, तीसरा जो कथन है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है कि भारत के राज्यों और उसके राज्य क्षेत्रों का संबंध संविधान के अनुसूची 1 से है, तो यह बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 भारत के राज्यों का संघ घोषित करता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। ऑप्शन सी कह रहा है कि नए राज्यों के निर्माण के लिए संसद को विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, तो ये गलत है। संसद को विशेष बहुमत नहीं, साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है नए राज्य के निर्माण के लिए। आर्टिकल 3 में इसको कहा गया है साधारण बहुमत से संसद अगर चाहे तो नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, पुराने राज्यों के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकती है, तो ये कथन गलत है। नेक्स्ट डी कह रहा है कि 9वें संविधान संशोधन वेरूबाड़ी मामले से संबंधित है, तो ये बिल्कुल सही है। 9वें संविधान संशोधन के द्वारा ही वेरूबाड़ी जो पश्चिम बंगाल का हिस्सा था उसे पाकिस्तान को सौंप दिया गया था, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 5वां, 100वें संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध निम्न में से किससे है। तो 100वां संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध है वो बांग्लादेश के साथ क्षेत्र के आदान प्रदान से यह संबंधित है, और यह जो है वर्ष 2015 में यह संशोधन किया गया था। अगर 100वें संविधान संशोधन की हम लोग बात करें तो इसमें जो है कि भारत में जो 111 विदेशी अंत क्षेत्र को बांग्लादेश को हस्तांतरित कर दिया गया और बांग्लादेश से 51 क्षेत्र को भारत में शामिल कर लिया गया, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठा, जूनागढ़ को भारत में शामिल किया गया, तो जूनागढ़ को भारत में जनमत संग्रह के द्वारा शामिल किया गया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा भारत में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां, संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद द्वारा किसकी अध्यक्षता में 4 सदस्यीय भाषाई प्रांत आयोग गठित किया गया था। तो भाषाई प्रांत आयोग का जो गठन किया गया था वो न्यायमूर्ति एस के धर की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था।
और यह जो आयोग है भाषाई प्रांत आयोग, इसका जो गठन है वर्ष 1948 में किया गया था और 1948 में ही इसने अपना प्रतिवेदन समर्पित कर दिया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, निम्न में से किस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है वो फजल अली आयोग की सिफारिश पर पारित किया गया था 1953। ध्यान रखिएगा कि 1953 में न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया और इसने दिसंबर 1955 में रिपोर्ट सौंप दी और उसी के आधार पर संविधान में 7वां संशोधन किया गया और जो क ख ग श्रेणी में राज्यों को विभाजित किया गया था उनको समाप्त करके 14 राज्यों, इसको भी ध्यान रखिएगा कि 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फजल अली आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां, राज्यों के गठन का काल क्रमानुसार सही है? तो इसको आइए देखते हैं। आंध्र प्रदेश का जो गठन है वो किया गया था 1953 में, आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में किया गया। उसके बाद से गुजरात का जो गठन किया गया था 1960 में, नागालैंड का गठन हुआ 1963 में और उसके बाद हरियाणा का जो गठन किया गया वर्ष 1966 में हरियाणा का गठन किया गया। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश, गुजरात, नागालैंड और तब हरियाणा का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10वां, ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम 1912 में भाषाई आधार पर किन राज्यों का गठन किया गया था? तो 1912 में भाषाई आधार पर बिहार, उड़ीसा और असम का गठन किया गया था। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार, उड़ीसा और असम का जो गठन किया गया था 1912 में भाषाई आधार पर किया गया था। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? तो भाषाई आधार पर भारत में जो है वो सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था, जो वर्ष 1953 में इसका गठन किया गया था। ये सन भी आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर, संविधान भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार एवं विशेषाधिकार प्रदान करता है। तो आइए इसको देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि लोक नियोजन में समता का अधिकार, तो इसका जो उल्लेख है अनुच्छेद 16 में किया गया है और यह जो है केवल भारतीयों को प्राप्त है। दूसरा कह रहा है वाक्य स्वतंत्रता एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 19(1) में इसका वर्णन किया गया है और यह केवल भारतीयों को ही प्राप्त है। तीसरा कह रहा है कि संसद एवं राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार, तो ये भी जो है वो केवल भारतीयों को प्राप्त है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सांसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 11 में संसद को नागरिकता के संबंध में नियम बनाने, विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। अगर नागरिकता के संबंध में हम लोग बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक इसका वर्णन किया गया है और 11 में नागरिकता संबंधी विधि बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है, जिसके तहत संसद ने भारतीय नागरिक अधिनियम 1955 पारित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान के प्रारंभ होने पर नागरिकता संबंधी प्रावधान दिया गया है? तो अनुच्छेद 5 में जो है वो संविधान के प्रारंभ होने पर नागरिकता संबंधी प्रावधान दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी? अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी नागरिकता को ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। यह जो है वो अनुच्छेद 9 में वर्णन किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 9। अगला प्रश्न है 16, लगातार कितने वर्ष तक भारत से बाहर रहने पर सरकार द्वारा नागरिकता समाप्त की जा सकती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 वर्ष। लगातार 7 वर्ष भारत से बाहर रहने पर भारत की नागरिकता समाप्त की जा सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर, अनुच्छेद संख्या तथा
विषय वस्तु का मिलान करें। एक तरफ अनुच्छेद दिया गया है, दूसरी तरफ विषय वस्तु दिया गया है। तो आइए इसको देखते हैं। अनुच्छेद 5 कह रहा है कि संविधान लागू होने के समय नागरिकता, तो यह बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी कह रहा है कि अनुच्छेद 6, तो अनुच्छेद 6 का जो संबंध है कुछ वैसे व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार जिन्होंने पाकिस्तान से भारत प्रवर्जन किया है, तो ये अनुच्छेद 6 में कहा गया है। अनुच्छेद 7 जो है वो पाकिस्तान के प्रवर्जित व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार देता है। 8 अनुच्छेद कहता है कि भारतीय मूल के वैसे लोग के नागरिकता का अधिकार जो भारत के बाहर निवास कर रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2, 3, 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर, निम्न कथन पर विचार कीजिए। आइए इसको देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि संविधान के भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिया गया है, तो यह बिल्कुल सही है। संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 के बीच इसका प्रावधान किया गया है। दूसरा कह रहा है कि संसद में सर्वप्रथम 1955 में नागरिकता संबंधी अधिनियम बनाया गया था, तो ये भी बिल्कुल सही है। संसद में सर्वप्रथम 1955 में नागरिकता संबंधी अधिनियम बनाया गया था। तीसरा कथन कह रहा है कि भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, तो यह बिल्कुल सही है। यह 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। तो पहला इसमें जो प्रकार है वो है वंश परंपरा के आधार पर। दूसरा इसमें जो है, दूसरा हम लोग पंजीकरण से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा इसमें जो है वो देशीयकरण से। चौथा जो नागरिकता भारत की प्राप्त की जा सकती है वो प्राप्त की जा सकती है जन्म से। जन्म के आधार पर भारत में नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। और पांचवा और अंतिम है वो किसी क्षेत्र के समाविष्ट होने पर, क्षेत्र के समाविष्ट होने पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो इस प्रकार 5 प्रकार से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। चौथा जो कह रहा है कि भारत में लगातार 5 वर्ष तक रहने पर सरकार द्वारा नागरिकता समाप्त की जा सकती है, तो यह गलत है। भारत से लगातार 5 वर्ष तक बाहर नहीं, 7 वर्ष तक बाहर रहने पर इसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। तो इसका जो पूछ रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल चौथा कथन जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो आइए इसको देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है, तो ये बिल्कुल सही है। भारत में केवल एक ही प्रकार की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, एकल नागरिकता का प्रावधान भारत में दिया गया है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि भारत में एकल नागरिकता का सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रभावित है, तो यह गलत है। भारत में जो एकल नागरिकता का प्रावधान है वो ब्रिटेन से प्रभावित है, न कि संयुक्त राज्य अमेरिका से। ऑप्शन सी कह रहा है कि भारत में नागरिकता संबंधी कानूनों को अंतिम बार 2019 में संशोधन किया गया था, तो यह बिल्कुल सही है। डी कह रहा है कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में 7 वर्ष बिताने होंगे, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन बी इसका कथन गलत है। अगला क्वेश्चन है 20, निम्न कथन पर विचार कीजिए। भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। ऑप्शन ए कह रहा है कि यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है, तो यह बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि यदि नागरिक संविधान के प्रति अनादर जताए, तो ये भी सही है। नागरिक अगर संविधान या देश के प्रति अनादर करता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। तीसरा जो कह रहा है पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्ष के दौरान नागरिक की किसी देश में 2 वर्ष की कैद हुई तो वो भी समाप्त हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान किया गया है। तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार दिया गया है वो दिया गया है अनुच्छेद 23 और 24 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22,
मूल संविधान में अनुच्छेद 31 का संबंध था। तो अनुच्छेद 31 जो था वो संपत्ति के अधिकार से संबंधित था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संपत्ति का अधिकार, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा विनिर्मित कर दिया गया और इसे हटाकर भाग 12, ध्यान रखिएगा कि भाग 12 के अनुच्छेद 300 क में इसको रखा गया है और यह जो है कानूनी अधिकार इसको बना दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों के संदर्भ में सही नहीं है। तो आइए इसको देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि संविधान में वर्णित सभी मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए हैं, तो यह गलत है। संविधान में कुछ ऐसे भी अधिकार है जो भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी दिया गया है। दूसरा जो कह रहा है कि यह असीमित नहीं है लेकिन वाद योग्य है, तो यह बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी कह रहा है कि मौलिक अधिकारों के हनन के विरुद्ध नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय भी जा सकता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। डी कह रहा है कि भारतीय संविधान में वर्णित कुछ मौलिक अधिकार विदेशियों शत्रु देश के नागरिकों को छोड़कर भी प्राप्त है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका गलत हो जाएगा। ये जो कथन है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। भारतीय संविधान में समानता के मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है, तो आइए इसको देखते हैं। समानता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच दिया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। कानून के समक्ष समानता, तो ये मौलिक अधिकार में शामिल है, यह अनुच्छेद 14 में वर्णित है। सामाजिक समानता भी मौलिक अधिकार का हिस्सा है जो अनुच्छेद 15 में वर्णित है। और अवसर की समानता भी मौलिक अधिकार का हिस्सा है और यह अनुच्छेद 16 में वर्णित है। आर्थिक जो समानता है वो मौलिक अधिकार का भाग नहीं है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्थिक समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान किया गया है? तो संविधान ने मौलिक अधिकारों को लागू करने की जो शक्ति है वो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को दिया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26। निम्न में कौन मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं है? मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं है पूछ रहा है, तो विधि के समक्ष समानता, तो ये जो है वो मौलिक अधिकार का हिस्सा है और यह जो है वो अनुच्छेद 14 में इसको दिया गया है। शोषण के विरुद्ध भी अधिकार, यह मौलिक अधिकार का भाग है और यह जो है वो अनुच्छेद 23 और 24 में इसको दिया गया है। वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है आर्टिकल 19(1) में दिया गया है जो मौलिक अधिकार का हिस्सा है। संपत्ति का जो अधिकार है यह मौलिक अधिकार का हिस्सा नहीं है, यह पहले मौलिक अधिकार का हिस्सा था। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर इसे विधिक अधिकार बना दिया गया जो अनुच्छेद 300 क में इसको रखा गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। निम्न कथन पर विचार कीजिए। कथन ए कह रहा है कि नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से मोतीलाल नेहरू ने 1928 में मूल अधिकार की मांग रखी थी, तो यह बिल्कुल सही है। अगर हम लोग मूल अधिकार की बात करें तो सर्वप्रथम 1895 में मूल अधिकार की मांग किया गया था, इसको ध्यान रखिएगा, यह पूछा जा सकता है। दूसरा कथन जो कह रहा है कि संविधान सभा में मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे, तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ देखिए उप समिति पूछ रहा है, तो समिति के जो अध्यक्ष थे वो जेबी कृपलानी थे, जबकि वही संविधान सभा द्वारा वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में मूल अधिकार पर एक परामर्श के लिए एक समिति का गठन किया गया था। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि 1931 में कांग्रेस कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों के संबंधी में प्रस्ताव पास किया गया, तो यह बिल्कुल सही है। कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव को पास किया गया था, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निम्न में कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किए जाते हैं? तो आइए इसको देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि अपराधों के
के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, तो इसको निलंबित नहीं किया जा सकता है, यह अनुच्छेद 20 में है। दूसरा कह रहा है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसको भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। तीसरा है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण, इसको जो है वो आपातकाल की स्थिति में इसको निरस्त किया जा सकता है। चौथा जो है संविधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसको भी निरस्त किया जा सकता है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही हैं। ये जो है अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2 दोनों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? तो कुछ ऐसे अधिकार है संविधान में जो केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है और कुछ जो है वो विदेशियों को भी प्राप्त है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यह जो है वो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है और यह अनुच्छेद 16 में वर्णित किया गया है। दूसरा जो कह रहा है कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार, यह दोनों को प्राप्त है, यह अनुच्छेद 14 में वर्णित किया गया है। तीसरा कह रहा है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, तो यह जो है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण जो है अनुच्छेद 20 में दिया गया है और यह भारतीय नागरिक और विदेशी को भी दोनों को प्राप्त है। डी कह रहा है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, यह आर्टिकल 21 में है और यह भी दोनों को प्राप्त है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता जो है वो केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है, किसी विदेशी को नहीं प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30। भाग 3 के प्रयोजन के लिए राज्य शब्द को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत परिभाषित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 12 के तहत भाग 3 के प्रयोजनों के लिए राज्य शब्द को संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत परिभाषित किया गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31। निम्न कथन पर विचार कीजिए, विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त मूल अधिकार कौन सा है? इसमें पूछ रहा है कि विदेशी नागरिकों को जो प्राप्त है वो अधिकार कौन कौन सा है। तो आइए इसको देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण, अनुच्छेद 14। तो अनुच्छेद 14 जो है वो विदेशी नागरिक और भारतीय नागरिक दोनों को प्राप्त है। दूसरा कह रहा है कि धर्म की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करने की स्वतंत्रता, तो यह जो है वो विदेशी नागरिक और भारतीय नागरिक दोनों को प्राप्त है। तीसरा कह रहा है कि कुछ मामलों में हिरासत एवं नज़रबंदी से संरक्षण, अनुच्छेद 22 जो है यह विदेशी नागरिक और भारतीय नागरिक दोनों को प्राप्त है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, ये तीनों जो है वो विदेशी नागरिकों को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32। अस्पृश्यता शब्द को संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो अस्पृश्यता शब्द जो है अनुच्छेद 17 में है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33। निम्न में से कौन गलत युग्म है? तो आइए इसको देखते हैं। समानता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से 18 में है, यह बिल्कुल सही है। स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो 19 से 22 में है, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो 23-24 में है, 22-24 में नहीं है। 23 अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, इसलिए यह गलत हो जाएगा। डी कह रहा है कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, तो यह 29-30 में है, तो ये भी सही है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह जो है वो 23-24 अनुच्छेद में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में नागरिकों को कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 प्रकार की मूलभूत स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25। निम्न कथन पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए कह रहा है कि विधि का शासन का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में है।
तो यह बिल्कुल सही है। दूसरा कथन कह रहा है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया वाक्यांश ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, तो यह गलत है। यह वाक्यांश जो है ब्रिटेन नहीं जापान से इसको लिया गया है, यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। यह ब्रिटेन से नहीं जापान से लिया गया है। विधि के शासन जो है, विधि का जो शासन है उसको भी हम लोग देख लेते हैं, यह ब्रिटेन से लिया गया है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि विधि का शासन ब्रिटेन से और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो जापान से लिया गया है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायालय को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह विधानमंडल द्वारा निर्मित मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाली विधियों का न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है? तो यह बेसिकली पूछ रहा है कि न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो यह अनुच्छेद 13 में दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 13 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार के मूल अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को जो है वो मूल अधिकार से कानूनी अधिकार बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सहकारी समितियों को अनुच्छेद 19 में सम्मिलित किया गया? तो सहकारी समितियां जो है वो 97वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2011 में इसको सम्मिलित किया गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 97वां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39। निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ गलत कथन पूछ रहा है, तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 12 से 35 तक नागरिकों के मूल अधिकार का वर्णन किया गया है, तो यह बिल्कुल गलत है। भाग 4 में नहीं, भाग 3 में 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। दूसरा कह रहा है कि संसद द्वारा किया गया संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अर्थों में विधि नहीं है, तो यह बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है कि अनुच्छेद 14 में वाक्यांश विधियों का समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया है, तो यह बिल्कुल सही है। चौथा कह रहा है कि मिनर्वा मिल्स बनाम भारतीय संघ 1980 के बाद में अनुच्छेद 14 में निहित विधि के शासन को संविधान का आधार ढांचा घोषित किया गया, तो यह भी बिल्कुल सही है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह गलत है। भाग 3 के अनुच्छेद 1235 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। देखिए 3 बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। पहला है विधियों का समान संरक्षण जो है अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। दूसरा जो है विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से लिया गया है, और तीसरा जो टर्मोलॉजी है वो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो जापान से लिया गया है, प्रक्रिया जापान से लिया गया है। तो ये तीनों टर्मोलॉजी आप लोग ध्यान रखिएगा। ये पूछ सकता है कि विधियों का समान संरक्षण तो अमेरिका से, विधि के समक्ष समानता तो ब्रिटेन से, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो जापान से लिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? तो समानता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है, तो इसलिए अनुच्छेद ए, अनुच्छेद 13 जो है वो समानता के अधिकार से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41। निम्न कथन पर विचार कीजिए। कथन एक कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है, तो यह बिल्कुल सही है। संविधान में कहीं भी अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। दूसरा जो कह रहा है कि संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है, तो यह भी बिल्कुल सही है। संविधान जो है वो केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को अनुच्छेद 30 के अंतर्गत मान्यता प्रदान करता है, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूछ रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन डी, न तो 1 गलत है और न 2 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42। निम्नलिखित में किसने संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 43।
निम्न कथन पर विचार कीजिए। कथन एक कह रहा है कि संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों के संरक्षण न्यायपालिका है, तो यह बिल्कुल सही है। संविधान के अंतर्गत जो मूल अधिकारों का संरक्षण करता है वो न्यायपालिका करता है। दूसरा कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मौलिक अधिकार परिवर्तित किए जाते हैं, तो यह बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 32 जो है उसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों के संबंध में रीट जारी किया जाता है और उसी की तरह यह परिवर्तित किए जाते हैं। नेक्स्ट तीसरा कह रहा है कि अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है, तो यह भी बिल्कुल सही है। चौथा है भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए विभिन्न रीट जारी करने की अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत रखता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उपयुक्त चारों जो है वो कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44। निम्नलिखित में से कौन सा रीट सार्वजनिक प्राधिकरण या व्यक्तिगत दोनों के लिए जारी किया जाता है? तो ऑप्शन ए बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रीट है वो सार्वजनिक प्राधिकरण और व्यक्तिगत के लिए दोनों के लिए जारी किया जाता है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45। निम्न में से कौन सा रीट उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरणों को जारी किया जाता है? तो उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को जारी किए जाने वाला जो रीट है वो है उत्प्रेषण और प्रतिषेध, यह दोनों जो है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उत्प्रेषण और प्रतिषेध जो है उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या किसी अधिकरण को जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47। नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में विभिन्न विद्वानों व्यक्तियों के कहे गए कथनों का मिलान करें। तो आइए इसको देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता है, तो यह जो कथन है वो डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा कहा गया था, तो ऑप्शन ए का 1 हो जाएगा। दूसरा जो कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है, तो ये KT शाह के द्वारा कहा गया था, तो यह बी का 2 हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा है, तो यह ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा कहा गया था, इसको ध्यान रखिएगा, कथन भी पूछता है, तो ये सी का 3 हो जाएगा। चौथा जो है नीति निर्देशक तत्व की भावना सच्चे कूड़ेदान के समान है, तो ये T कृष्णामाचारी के द्वारा कहा गया था, तो डी का जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 50। निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 43 ख को संविधान में जोड़ा गया? तो 43 ख को अनुच्छेद 97वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2011 में जोड़ा गया और इस अनुच्छेद का जो संबंध है वो सहकारी समितियों से यह संबंधित है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 97वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 51। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा श्रमिकों की प्रबंध में भागीदारी प्रदान की गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा श्रमिकों को प्रबंध में भागीदारी दिया गया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52। सही मिलान करें। अनुच्छेद कह रहा है कि 38, तो अनुच्छेद 38 जो है वो राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि अनुच्छेद 39 को, तो अनुच्छेद 39 को है जो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता से यह संबंधित है। ऑप्शन सी कह रहा है कि अनुच्छेद 41, तो अनुच्छेद 41 का जो संबंध है वो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है, और अनुच्छेद 42 जो कह रहा है वो होता है काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध होता है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए का 1, बी का 2, सी का जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा और डी का 3 हो जाएगा। 1 2 4 3, 1 2 4 3 कहाँ है? 1 2 4 3, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53। निम्नलिखित में से कौन नीति निर्देशक तत्व है? नीति निर्देशक तत्व के बारे में पूछ रहा है, तो आइए इसको देखते हैं। पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य, तो यह अनुच्छेद 47 में वर्णित किया गया है, तो यह जो है वो नीति निर्देशक तत्व है। दूसरा कह रहा है कि राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों और स्थान वस्तुओं का संरक्षण, तो यह जो है 44 में वर्णित किया गया है, तो ये भी जो है वो नीति निर्देशक तत्व है।
तीसरा कह रहा है कि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा, तो इसका जो वर्णन है वो 48 क में किया गया है, तो यह भी जो है वो नीति निर्देशक तत्व है। चौथा कह रहा है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास, तो यह जो है वो नीति निर्देशक तत्व नहीं है, यह मौलिक कर्तव्य है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2, 3 जो है वो नीति निर्देशक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्य जो है वो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1976 में स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर इसको जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। निम्न कथन पर विचार कीजिए। एक कह रहा है कि मूल संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन नहीं किया गया था, तो यह गलत है, मूल संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया था। दूसरा कह रहा है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को रूसी संविधान से प्रभावित होकर जोड़ा गया है, तो यह बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया, तो यह गलत है। तो ये पूछ रहा है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी केवल 2, इसका आंसर हो जाएगा केवल दूसरा जो कथन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो है वो 8 मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58। मौलिक कर्तव्य में किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष के बालकों के माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य है कि उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा इसे मौलिक कर्तव्य में जोड़ दिया गया कि 6 से 14 वर्ष के बालकों के माता पिता का यह कर्तव्य है कि उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59। निम्न में से कौन एक मूल कर्तव्य नहीं है? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें, तो यह जो है वो मूल कर्तव्य है, यह बिल्कुल सही है। बी कह रहा है कि भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे, ये भी मूल कर्तव्य है। तीसरा जो कह रहा है कि संविधान का पालन करे और उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान की आदर करे, तो ये भी बिल्कुल सही है। डी कह रहा है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का तथा वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा का प्रयास करेगा, तो यह जो है वो मूल कर्तव्य नहीं है, यह है नीति निर्देशक तत्व, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने हेतु राज्य को निर्देशित किया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 50 के तहत इसका जो है न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। निम्न कथन पर विचार कीजिए। कथन 1 कह रहा है कि मौलिक अधिकार के हनन पर उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है, तो यह बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि मौलिक अधिकार के हनन पर उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा 5 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं। तीसरा जो कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय रिट संबंधी न्यायिक अधिकार उच्च न्यायालय से कम है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो पूछ रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये तीनों कथन जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63। परमादेश रीट जारी नहीं किया जा सकता है। ये पूछ रहा है कि परमादेश रीट जो है वो किसके विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है, तो वो निजी व्यक्तियों के विरुद्ध इसको जारी नहीं किया जा सकता है। परमादेश का अर्थ जो होता है कि हम आदेश देते हैं, यह एक नियंत्रण है जिसे न्यायालयों द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। निम्नलिखित में से कौन सा रीट अधीनस्थ न्यायालयों या अधिकरणों के विरुद्ध कार्यवाही को रोकने हेतु जारी किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतिषेध जो है वो अधीनस्थ न्यायालयों या अधिकरणों के विरुद्ध कार्यवाही को रोकने के लिए
प्रोहिबिशन इसको जारी किया जाता है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65। निम्नलिखित में से किस रीट द्वारा उच्चतम न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों या अर्ध न्यायिक निकायों में चलने वाले वादों का पुनराविलोकन करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण के द्वारा जो है उच्चतम न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों या अर्ध न्यायिक निकायों में चलने वाले वादों का पुनराविलोकन या रिव्यू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66। न्यायालयों द्वारा अधिकार परीक्षा रीट जारी किया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, किसी लोकपद को अवैध रूप से कब्जा करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध अधिकार परीक्षा जारी किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 67। जब सेना विधि प्रवृत्त हो तब निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत संसद सेना विधि के तहत किए गए कार्यों को विधि मान्य घोषित कर सकती है? जब सेना की शासन लागू हो तब सेना के द्वारा बनाए गए शासन को संसद जो है वो किस अनुच्छेद के तहत विधि मान्य घोषित कर सकती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 34 के तहत इसको घोषित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 67। जब सेना विधि प्रवृत्ति हो तब निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संसद सेना विधि के तहत किए गए कार्यों को विधि मान्य घोषित कर सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 34 के तहत संसद जो है वो सेना विधि को विधि मान्य घोषित कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68। मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय कितने प्रकार के रीट जारी करता है? तो उच्चतम न्यायालय जो है वो 5 प्रकार का रीट जारी करता है। ये पांचों प्रकार में पहला जो है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा जो है वो है परमादेश, तीसरा जो है वो है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेषण और पांचवा है अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निवारक निरोध विधि के संबंध में प्रावधान करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 22 जो है वो निवारक निरोध विधि के संबंध में प्रावधान करता है। अगला क्वेश्चन है 70। संविधान के अनुच्छेद 21 क के अनुसार किस वर्ग के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मूल अधिकार प्रदान किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मूल अधिकार प्रदान किया गया है अनुच्छेद 21 क के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत नागरिकों को संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार प्रदान किया गया है? तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार है वो अनुच्छेद 29-30 में दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 29-30। अगला प्रश्न है 72। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत किस धार्मिक संप्रदाय या उसके अनुभाग को अधिकार प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि धार्मिक संस्थाओं की स्थापना और उसके पोषण का, तो यह बिल्कुल सही है। बी कह रहा है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का, तो ये भी बिल्कुल सही है। सी कह रहा है कि संपत्ति के अर्जन व स्वामित्व का, तो ये भी सही है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन के अधिकार को राज्यों द्वारा निम्न में से किस आधार पर नहीं प्रतिबंधित किया जा सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धर्म समुदाय के आधार पर इसे प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 74। अनुच्छेद 19(1) क के अंतर्गत निम्न में से कौन सा अधिकार शामिल नहीं है? तो अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत जो है वो शामिल नहीं है, हड़ताल एवं बंद का अधिकार इसमें शामिल नहीं है, इसमें शामिल नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन जो है वो है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह उपबंध किया गया है कि किसी अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 20(3) में इसका उपबंध किया गया है कि किसी अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। तो यहाँ हमारा 75 क्वेश्चंस का जो पॉलिटी
पॉलिटी का एमसीक्यू सेक्शनल टेस्ट था वो समाप्त हुआ। तो आशा है आप लोगों को ये टेस्ट अच्छा लगा होगा। तो आप हमारे चैनल पर अगर विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक